आधुनिक भारत हमारा चल रहा था, जिसका एक लेक्चर हमारा हो चुका था। देखिए बच्चे, आधुनिक भारत के अंदर मैंने आपको बताया था कि 6 भागों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक वे में हमने अरेंज किया था कि 6 भागों में बांटकर आधुनिक भारत को पढ़ा जाएगा, जिसके अंदर पहला भाग था स्वतंत्र राज्यों का उदय। अब स्वतंत्र राज्यों का उदय के अंदर हमें पढ़ना क्या है वो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका। अब दूसरी क्लास जो है वो भी आपका उसी का एक हिस्सा है, यानी 6 भाग जो मैंने आपको बताए थे, 6 भाग में से पहला भाग, पहला पोर्शन जो था आधुनिक भारत का स्वतंत्र राज्यों का उदय, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरी, उसका पहला भाग हमने किया था। अब उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो एक बार पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था उसका कंक्लूजन और आज की क्लास जो है उसका बैकग्राउंड, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं एक बार कि पीछे का बैकग्राउंड, आज का बैकग्राउंड और पीछे का कंक्लूजन क्या था। मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था कि 1707 इसमें क्या हुआ था, जो मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब जो था, इसका क्या हुआ था, इसकी हुई थी डेथ, यानी मृत्यु हो गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो टेरिटरी, छोटे छोटे राज्य थे, सूबे थे, उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर दिया। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? 3 मैंने आपको मुख्य रूप से बताए थे जिसको हम आधुनिक भारत के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन बंगाल मैंने आपको बताया था, सेकंड वन मैंने आपको बताया था अवध, और थर्ड वन मैंने आपको बताया था हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। ये 3 टेरिटरी ऐसी थी जो मैंने बताया था कि मुख्य रूप से जिनका हम अध्ययन करेंगे हमारे आधुनिक भारत के अंदर, और जहां से अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स पहले कंसेप्ट कीजिए, जैसे ही ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होगा स्वतंत्र राज्यों का उदय, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अगली क्लास के अंदर वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कोई बाहर से नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कि पीछे प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ से मिलेंगे या इससे रिलेटेड मिलेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये 3 स्वतंत्र राज्य उठ खड़े हुए। इन तीनों को किस किस ने और कब कब स्वतंत्र किया, तो वो चीज देखें आप। बंगाल को मैंने आपको बताया था कि लगभग 1713 से और 1717 इस समय में क्या कराया गया, स्वतंत्र घोषित किया गया। अवध जो है इसको 1739 इसमें किया गया, और हैदराबाद जो है इसको 1724 ईस्वी, इस समय पे इसको स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। किस किस को किसने किया था? अवध को स्वतंत्र घोषित करने का श्रेय जाता है सादत खान, सादत खान, और बंगाल को कल वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था मुर्शीद कुली खान, और हैदराबाद जो है इसको किसने करवाया था? इसको करवाया था आसफ जाह, यानी इसके जो पहले निजाम थे वो थे आसफ जाह। आसफ जाह ने इसको क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था। बंगाल और अवध के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यहां से उठने वाले प्रश्न के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि बंगाल जो है यहां पे 2 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध? जाने माने युद्ध हैं। एक प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, और एक बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर और प्लासी, ये 2 लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई थी। प्लासी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी बंगाल के लिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बक्सर की लड़ाई, क्योंकि इस बक्सर की लड़ाई में बंगाल और अवध ये दोनों एक साथ लड़े थे और हार गए थे। इसलिए बक्सर के युद्ध के बाद इन दोनों टेरिटरीज, बंगाल और अवध, इन दोनों के ऊपर शासन किसका हो गया था? डायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी का।
बचा हैदराबाद। अब हैदराबाद के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, वो आज इस क्लास के अंदर हमें पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों के बारे में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सो आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। चलिए, हैदराबाद। हैदराबाद जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको 1724 में स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। किसने डिक्लेयर किया था? जिसको अगर कंप्लीटली आप लिखोगे उसको बोलते थे निजाम उल मुल्क आसफ जाह। आसफ जाह, निजाम उल मुल्क। जैसे शासक होते हैं, कोई नवाब बोलता है, वैसे यहाँ पे निजाम बोलते थे। हैदराबाद का निजाम शाही थी यहाँ पे, निजाम बोला जाता है शासक को। तो यहाँ का निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इन्होंने स्वतंत्र करवाया 1724 में। चलिए, स्वतंत्र करवा लिया। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी, सर हैदराबाद क्या आज जहां पे है वहीं पे पहले था, या हैदराबाद के अंदर कोई और भी टेरिटरी शामिल थी, या आप हैदराबाद जो पढ़ाने वाले हो वो कौन से क्षेत्र के बारे में आप पढ़ाओगे हमें? तो हल्का सा एक मैप से आपको रफ सा आइडिया मैं दे देता हूं कि हैदराबाद के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, कुछ इस प्रकार से हमारा मैप होता है, इस प्रकार से। यहां पे अब मान के चलिए, यहां से शुरू कर दीजिए, ये वाला क्षेत्र, इसके अलावा लगभग ये वाला क्षेत्र, ये कंप्लीट क्षेत्र है वैसे हमारा, जिसका अध्ययन आज हमें करना है। ये वाला क्षेत्र, ये दो लाइनें मैंने क्यों बनाई हैं? क्योंकि यहां से जो ये वाला आपका क्षेत्र है हमारे इंडिया के मैप के अंदर, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था उस समय पे कर्नाटिक या कर्नाटक, और ये जो वाला क्षेत्र है इसको कहा जाता था हैदराबाद। वैसे तो ये भी हैदराबाद के अंडर में ही आता था, बट यहाँ पे अलग नवाब होता था। ठीक है, हैदराबाद और ये कर्नाटक, तो ये तो दो जगह हैं, इनको हमें अध्ययन करना है। अब एक चीज आप मानते हो कि जैसे इंडिया का मैप हम बनाते हैं, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उस समय पे क्या था, यहाँ पे बंगाल जो है, इस बंगाल के अंदर यहाँ पे एक जगह थी जिसको क्या बोला जाता था? चंद्र नगर। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर टेरिटरी के अंदर यहाँ पे जो जगह है उसको कहा जाता है मद्रास कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे जो जगह थी उसको पौंडीचेरी, उसको कहा जाता था पौंडीचेरी, मद्रास और पौंडीचेरी। इस मद्रास और पौंडीचेरी के अलावा यहाँ पे एक जगह और भी थी, जो वैसे ज़्यादातर आएगी तो नहीं, बट अगर आ भी जाए तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता था, यहाँ पे इस क्षेत्र को कहा जाता था तंजौर कहा जाता था इस क्षेत्र को, और इसी के अंदर यहाँ पे एक जगह पड़ती थी जिसको कहा जाता था करिकाल। ठीक है, ये चंद्रनगर बंगाल के अंदर और कर्नाटक के अंदर मद्रास, पौंडीचेरी, करिकाल। ठीक है, ये चार जगहें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जिनका बार बार हमारे एग्जाम के अंदर जिक्र आएगा। अब जिक्र कैसे आएगा वो अभी हम देखते हैं यहीं पे। देखो बेटा, इतना समझ में आ गया एक बार के लिए
कि हैदराबाद को 1724 में आजाद हुआ था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने करवाया था। और हैदराबाद है कौन सा जिसका हमें अध्ययन करना है, ये वाला क्षेत्र। हैदराबाद और कर्नाटक दो मुख्य जगह हैं, इन्हीं के अंदर यहाँ समुद्र के तटों पर ये 3 से 4 जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका बार बार जिक्र आएगा। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया कि बेटा यहां पे मैंने बताया कि चंद्रनगर था, मद्रास था, पौंडीचेरी था, करैकाल था। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। ये पॉइंट क्यों बताए, और भी बहुत सारे पॉइंट है इधर ही, लेकिन ज्यादातर जिक्र इनका ही आएगा। ऐसा क्यों, देखो विदेशी जितने भी आए भारत के अंदर, डच हो चाहे वो फ्रांसीसी हो जो फ्रांस से आए थे, फ्रेंच, चाहे वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन वाले अंग्रेज हो जिन्होंने शासन किया था हमारे भारत पे, उन सभी ने क्या किया था, इनिशियली अपने अड्डे इसी तट के ऊपर बनाए थे, इसी तट के ऊपर अपने अड्डे बनाए थे। अब यहां अपने अड्डे बनाएंगे तो उनके युद्ध जो होंगे वो भी इसके क्षेत्र के आसपास ही होंगे। इतना क्षेत्र जो हमने छोड़ा है इसका एक अलग से चैप्टर आएगा, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र थे ये यहाँ पे आपके हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो था आपका बेसिक बैकग्राउंड जो आज जिसका हमें अध्ययन करना है। अब शुरुआत करते हैं जो हमें आज पढ़ना है। हैदराबाद। देखो बेटा, हैदराबाद के अंदर क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी विदेशी ताकतें यहां पे आई और मुख्य कार्य क्या था उनका, उन सभी का मुख्य कार्य था व्यापार करना, ट्रेड करना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी उनके बीच में, ठीक है। अब हैदराबाद के अंदर हम जो स्ट्रगल पढ़ेंगे वो कौन कौन सी शक्तियों के बीच में है, तो याद रखें जितने भी विदेशी शक्तियां आई उनमें से 2 शक्तियां मुख्य रूप से शक्तिशाली थी, बाकी की शक्तियां जो थी वो थोड़ा बहुत प्रयास करके विफल हो गई थी। अब जो 2 शक्तियां हमारी शक्तिशाली थी वो कौन कौन सी शक्तियां थी, एक तो आपकी अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलेंगे, और दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलेंगे। तो ये 2 ताकतें थी जो यहाँ पर आई थी, किस लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 2 विदेशी कंपनियां या 2 अलग अलग जगह की कंपनियां एक ही जगह पे ट्रेड करेंगी, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जहां पे कंपटीशन होगा वहां लड़ाई झगड़ा भी होगा, वार होंगे, युद्ध होंगे। ऐसा ही यहां पे भी हुआ। इन दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हुए काफी सारे, दोनों कंपनियों के बीच में क्या हुए, युद्ध हुए। और उन्हीं युद्ध जो दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हुए वो उन युद्ध के अंदर इन्होंने क्या किया, हैदराबाद और कर्नाटक के शासक थे उनको भी इंक्लूड कर लिया और उनके आपसी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उन्हीं को अपने साथ लेकर लड़ाई झगड़े आपस में करवाने लग गए। किस लिए, ताकि इनका व्यापारिक फायदा हो। चलिए अभी थोड़ा सा लग रहा होगा सर घुल मिल गया सारा, कुछ नहीं पता लगा सर क्या बता दिया। अब एक एक करके स्टेप टू स्टेप करते हैं। भैया 2 चीज मैंने आपको बताई, एक हैदराबाद बताया और एक कर्नाटक, 2 चीजें बताई, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद का शासक कौन था, अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया आसफ जाह शासक था। कर्नाटक के अंदर कौन था नवाब, ये था अनवरुद्दीन। कर्नाटक जो है यहाँ पे जो शासन था, जो नवाब था यहाँ का, अनवरुद्दीन। और हैदराबाद के अंदर निजाम कौन था, आसफ जाह, जिसने इसको स्वतंत्र घोषित किया था। बाहर से कौन कौन सी कंपनियां आ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई बाहर से और कहां पे अपना हेड ऑफिस बनाया, कहां पे अपना मुख्य अड्डा बनाया इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया मद्रास इन्होंने अपना केंद्र बनाया यहाँ पे। अभी मैंने आपको मैप पे बताया था कि मद्रास कहाँ पे है।
इसके अलावा जो एक और ताकत थी जो इसके जो सामना करने की हिम्मत रखती थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना केंद्र कहां बनाया? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। ये दो ऐसे स्थान थे, मैंने आपको मैप में बताया था कि इनका बार बार प्रयोग होएगा। तो ये दो ऐसे स्थान थे कि जिनके ऊपर अड्डा बनाया किसने? इन दोनों विदेशियों ने, विदेशी कंपनियों ने। बेटा एक चीज याद रखें कि फ्रांस की जो कंपनी थी ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। इसको कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट से ऑथराइज थी, बाकी ये प्राइवेट थी, कुछ मर्चेंट्स का ग्रुप था। तो इनको वहां से गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई युद्ध के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना हो तो ये सिर्फ अपने फ्रांस की गवर्नमेंट के आदेश के इंतजार में ही बैठे रह जाते थे और ये अपना काम करके निकल चुके होते थे। ठीक है, चलिए खैर वो आगे की बात है। फिलहाल आपको एक बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी कि हैदराबाद में कौन था, कर्नाटक में कौन था और कौन दो बाहर से आए। यानी मद्रास तो एक यहीं का हिस्सा था आपका, पौंडीचेरी भी इसी के अंदर में आता था। बाहर से कंपनियां आई और व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड करेंगे तो झगड़ा भी होगा और इन दोनों के बीच में भी क्या हुए? झगड़े हुए। तो इन दोनों के बीच वार हुए और उन वार्स को क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल बोले तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या इसी का दूसरा नाम कार्नाटिक वॉर। कार्नाटिक वॉर्स, कर्नाटक युद्ध। ठीक, कर्नाटिक एंड या कर्नाटक बोल दीजिए, कर्नाटक युद्ध, कार्नाटिक वॉर्स। अभी जो कार्नाटिक वॉर्स हैं कितने हुए थे? मेन हमारा मुद्दा यही है कि कितने कार्नाटिक वॉर्स हुए थे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलो वो भी एक ही बात है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी इसी का नाम है, कार्नाटिक वॉर। यानी इन दोनों कंपनियों के बीच में ये युद्ध हुए थे जिनको आंग्ल फ्रांसीसी यानी एंग्लो फ्रेंच या कार्नाटिक या कर्नाटक वॉर बोला जाता है। ये युद्ध हुए थे तीन, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। तीन युद्ध हुए थे, या फर्स्ट कर्नाटिक वॉर बोल दीजिए, सेकेंड कर्नाटिक वॉर या थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो आपको बोलने में मजा आए वो बोलिए। तो तीन कर्नाटिक वॉर हमें पढ़ने हैं और पढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, कर्नाटक की राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी यानी कैपिटल थी आर्कोट। आर्कोट ये भी तट के समीप ही लगभग 100-200 किलोमीटर के आसपास दूर एक स्थान था। आर्कोट ये राजधानी कर्नाटक की। क्यों बताया आर्कोट? एग्जाम में पूछ सकता है भाई, ना भी पूछे तो बार बार इसका भी जिक्र होगा। कुछ युद्ध आएंगे आपके, वो आप पढ़ेंगे तब इसका जिक्र होएगा। तो इतनी बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ? अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक जस्ट हम मजाक कर रहे थे कि आपको पढ़ना क्या है। क्लास तो अभी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो कि हैदराबाद में हुए थे वो अभी हमें पढ़ने हैं। ये तो बताया कि किसके बीच हुए थे, क्यों हुए थे, उसका बैकग्राउंड क्या था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध, इंग्लिश में बोले तो कार्नाटिक वॉर, या इसको अगर बोलोगे तो पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध।
आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांस से जो आए थे फ्रांसीसी, उनके बीच में होने वाला युद्ध, उसको बोलते हैं फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब देखिए 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हमें पढ़ने हैं। 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर जो आप पढ़ोगे, उन तीनों के अंदर आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहला तो आपको पढ़ना है रीजन, कि कोई भी जो युद्ध है वो क्यों हुआ। अब रीजन की बात करें तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि रीजन क्या था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ट्रेड जो उनको करना था आपस में, उसके लिए कंपटीशन, इसलिए वॉर हुए। वो तो एक सदाबहार कारण है, ये मान के चलो कि जिंदगी भर जिंदा रहेगा कि वो कारण तो था ही। लेकिन कोई भी वार, कोई भी युद्ध होता है तो उसका एक तात्कालिक इमीडिएट एक रीजन होता है कि उस समय पे जब युद्ध हुआ उस समय पे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुरंत युद्ध छिड़ा आपका। तो तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट जो रीजन होता है वो आपको यहाँ पे हर वॉर के साथ साथ याद करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि इस वॉर के बीच में, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है, इस वॉर के बीच में कौन कौन सी बैटल हुई, कौन कौन सी बैटल यानी कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई, ये दूसरी चीज भी आपको उसके अंदर जांचनी है। तीसरा कि जो आपका युद्ध जब एंड हुआ, युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुई थी, कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसके बाद में वो युद्ध समाप्त हुआ और उस ट्रीटी से क्या इफेक्ट निकल कर आया था। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है कि संधि होने के बाद क्या इफेक्ट निकल के आया, रीजन क्या था और कौन कौन सी लड़ाइयां इस युद्ध के दौरान लड़ी गई। क्योंकि ये युद्ध ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, ये सालों चलते थे, 2 साल 5 साल 7 साल तक चलते थे। ठीक है, चलिए तो ये 3 चीजें हमें हर युद्ध के बारे में जाननी है। फर्स्ट के बारे में भी, उसके बाद जब सेकंड आएगा तो सेकंड के बारे में, और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार आएगा तो थर्ड के बारे में भी जाननी है हमें सारी चीजें, 3 चीजें। ठीक है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आई थिंक इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, बट एक एक इनका कारण होएगा जो तात्कालिक कारण होएगा। अब शुरू करते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये तो मैंने आपको बताया कि वॉर के बारे में आपको पढ़ना क्या क्या है। चलिए बेटा, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या कार्नाटिक वॉर यानी कर्नाटक युद्ध या पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, ये एंग्लो फ्रेंच वॉर लिखा हुआ, ये कर्नाटिक वॉर है जो पीछे भी लिखा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसकी तिथि जो है वो ये चला था 1746 से 1748, 1746 से 1748 ये इसकी टाइमिंग है। 2 साल ये युद्ध चला था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जानना होता है उसका रीजन, हमें जानना होता है कि वो युद्ध जब हुआ उसका रीजन क्या था। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीजन था, एक कंट्री है जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर क्या हुआ, इसके शासक जो थे जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स 6, इसके शासक ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे चार्ल्स 6, इनकी हो जाती है मृत्यु, इनकी हो जाती है मृत्यु। ऑस्ट्रिया के राजकुमार मर गए भाई। अब मृत्यु के बाद इनका कोई ना कोई सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी तो होगा। कौन लेगा उत्तराधिकारी का जिम्मा? अब कौन लेगा पूछेंगे तो बहुत सारे आगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो
होना चाहिए वो कौन था? तो इसके संतान में लड़का नहीं था, एक लड़की थी जिसको हम बोले मारिया, मारिया थेरेसा, मारिया थेरेसा जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये जो मारिया थेरेसा है ये इसकी उत्तराधिकारी थी। ठीक है, अब भाई उत्तराधिकारी थी तो दूसरों को दिक्कत क्या हुई फिर इसमें? अब दिक्कत किसको हुई? दिक्कत हुई फ्रांसीसियों को। क्या दिक्कत हुई भाई? उत्तराधिकारी के लिए एलिजिबल, ठीक है, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वो भी बिल्कुल खुश कि भाई मारिया थेरेसा ही राजकुमारी बने किसकी? ऑस्ट्रिया की। लेकिन बेटे जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी तरफ से कौन है? फ्रांसीसी, फ्रेंच। फ्रांसीसियों ने कहा कि भैया ऐसे कैसे मारिया थेरेसा बन जाएगी राजकुमारी? क्या आपने एक नियम नहीं पढ़ा है, सैलिक लॉ, सैलिक नियम, सैलिक लॉ पढ़ के आइए, उसके बाद बात कीजिए कि मारिया थेरेसा राजकुमारी बनेगी या नहीं बनेगी। अब ये चक्कर में पड़ गए भाई सैलिक लॉ, ये क्या होता है? पढ़ के पता किया, अच्छा ऐसा होता है। अब सैलिक लॉ क्या था भैया? सैलिक लॉ के अनुसार क्या होता है, यूरोप में मानते थे कि लड़कियां जो होती हैं वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। उत्तराधिकारी सिर्फ कौन हो सकता है? लड़के, यानी मेल ही उत्तराधिकार ले सकता है। ये था सैलिक लॉ। तो फ्रांसीसियों ने विरोध किया, अंग्रेजों ने साथ दिया कि मारिया थेरेसा ही बननी चाहिए। इसीलिए यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच इन दोनों के बीच में यूरोप में क्या हो गया? एक युद्ध छिड़ गया। ये जो युद्ध इन दोनों के बीच में छिड़ा, अब भाई ब्रिटिश और फ्रांच जो थे ये वर्ल्ड में जहां जहां भी थे सब तक न्यूज पहुंच गई, भाई तुम्हारा फ्रेंच वालों के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। फ्रेंच वालों को न्यूज पहुंच गई तुम्हारा ब्रिटेन वालों के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। और जहां जहां थे वहीं वहीं आपस में कुछ ना कुछ बहाना ढूंढने लगे लड़ने का। अब जहां जहां मतलब कहां थे? अभी तो बताया मैंने आपको कि भारत के अंदर, हैदराबाद के अंदर यानी कर्नाटक के अंदर, एक ये मद्रास के अंदर थे, ये पौंडीचेरी, दोनों ही कर्नाटक के अंदर आता था। तो इन दोनों ने क्या किया? वहां पे भी लड़ाई मचानी शुरू कर दी। अब वहां पे क्या लड़ाई कैसे हुई आइए जानते हैं इसके बाद में उसी को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत के अंदर भी जहां जहां फ्रेंच और ब्रिटिश थे वहां वहां इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो गई। कहां पे? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इनकी वारदात हुई वो हुई, युद्ध तो 1746 में शुरू हुआ था, 1745 शुरुआत हो गई यहां से। और शुरुआत किसने कर दी? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी। कैसे शुरुआत की? अंग्रेजों ने क्या किया, एक जहाज जा रहा था। किसका जहाज जा रहा था? ये था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी जो है इनका जहाज जा रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया? इस जहाज को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। अब फ्रांसीसियों के जहाज को पकड़ा, कैप्चर किया। अब फ्रांसीसियों ने क्या करना था? इसको वापस लेना था। फ्रांसीसियों ने सोचा भाई वापस तो लेंगे बेटा, लेकिन बदला भी लेंगे, ब्याज समेत इंटरेस्ट के साथ लेंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया? अपनी सेना बुलाई और युद्ध कर दिया। किनके साथ? अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने से पहले फ्रांसीसियों ने सोचा कि किसी ना किसी लोकल रूलर जो यहाँ का शासक है उसकी हेल्प ली जाए। फ्रांसीसी चले गए किसके पास? अनवरुद्दीन के पास, जो कर्नाटक का नवाब था। अनवरुद्दीन के पास गए और अनवरुद्दीन को कहा कि भाई देख, हमारा साथ दो तो अंग्रेजों से मद्रास छीन के भी तुम्हें दे देंगे। ठीक है। अनवरुद्दीन ने सोचा भाई अच्छा सौदा कर लेता हूं, तो फ्रांसीसियों के साथ मिल गया और जाके अंग्रेजों के ऊपर किस किसने? फ्रांसीसियों ने और अनवरुद्दीन ने, दोनों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों के ऊपर कर दिया हमला। हमला किया तो जहाज वहाज सब छुड़ा लिए और साथ में इनने जो फ्रांसीसी थे, जिनको फ्रेंच हम कहेंगे,
इन्होंने क्या किया, जो मद्रास था, इस मद्रास के ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। किसको, मद्रास को। फ्रांसीसियों ने मद्रास को कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद अनवरुद्दीन ने कहा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कैप्चर कर लिया, अब लाओ जल्दी से मुझे मेरा दे दो। इसने कहा, पागल है, तेरे लिए कैप्चर किया हमने। अब भाई इसके कान हो गए खड़े कि मद्रास भी गया। लेकिन अनवरुद्दीन ने हार नहीं मानी। इसने क्या किया, इसने जाके अटैक कर दिया किसके ऊपर, फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के ऊपर। ठीक है, फ्रांसीसियों के ऊपर। और सेंट थॉम या एक और नाम याद रखिएगा, एडियार वॉर। ठीक है, सेंट थॉम या एडियार युद्ध। ये युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ, ये हुआ था अनवरुद्दीन जो है, इसने अपना मद्रास वापस लेने के लिए किसके ऊपर अटैक किया, फ्रांसीसियों के ऊपर। और फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है, सेंट थॉम या अडेयार का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ, ये युद्ध अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कब हुआ, ये हुआ 1748 में हुआ था ये युद्ध। और इस युद्ध के अंदर जो अनवरुद्दीन है उसकी बड़ी ही बेहतरीन हार हुई थी भाई, जितना नहीं था, हार हुई थी, बहुत ज्यादा हार हुई। तो मद्रास गया फ्रांसीसियों के पास, जो कि अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, जो दोबारा से जाइए शुरुआत पे, इसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक जगह है एक्स ला चैपल, इस जगह पे एक ट्रीटी साइन हुई, यानी संधि हुई, जिसको बोलते हैं एक्स ला चैपल की संधि। ये कब हुई, 1748 में। और इस संधि जो हुई थी एक्स ला चैपल की, इस संधि के अनुसार क्या माना गया, जो अंग्रेजों ने जिसका साथ दिया था उत्तराधिकार में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, मारिया थेरेसा। वैसे नाम हमने नहीं, उसके घर वालों ने दिया था, मारिया थेरेसा को क्या मान लिया गया इस संधि के द्वारा, वहां की ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी मान लिया गया। तो यूरोप में जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध चल रहा था, वो युद्ध रुक गया। और वहां पे युद्ध रुक गया तो यहाँ पे भी सबके पास खबर आई, ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के पास, कि हमारे इनसे कोई झगड़ा नहीं है भाई, आपसे जल्दी से बंद करो उसको। और इस ट्रीटी के द्वारा उत्तराधिकार तो सॉल्व हो गया। एक और चीज किया, जो मद्रास को फ्रांसीसियों ने छीना था, उन्होंने क्या किया, उस मद्रास को वापस किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ये लो तुम्हारा घर था जो कुछ दिन हमने रखा, अब वापस आप इसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो मद्रास वापस वहां पे चला गया। ये इस प्रकार से तीन चीजें मैंने कहा था, रीजन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, युद्ध कौन से हुए, सेंट थॉम या एडियार की लड़ाई हुई, ट्रीटी से किससे शांत हुआ युद्ध, एक्स ला चैपल 1748 में। तो ये तीन चीजें आपको हर युद्ध के बारे में, उसके पीछे जो हिडन स्टोरी है या वहां के शासक वगैरह हैं, वो चीजें आपको याद करनी है। बेटा एक बार थोड़ा अजीब लग सकता है कि स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन 2 से 3 बार इसको सुनोगे क्लियरली याद हो जाएगा। और शुद्ध शब्दों में, अच्छे शब्दों में, जैसे ही क्लास आप खत्म करो, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके आप इसको क्या करो, डाउनलोड कर लो PDF को, बिल्कुल एक्यूरेटली आपको टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एंग्लो फ्रेंच का सेकंड वॉर। लेकिन आज की क्लास का समय हमारा यही तक रहेगा। अभी फर्स्ट वॉर कीजिएगा, इसके बाद अगली क्लास में सेकंड और थर्ड दोनों एक ही लेक्चर के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा।